प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम बीए पार्ट थर्ड में विश्व का प्रादेशिक भूगोल पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप का जो सामान्य भौगोलिक परिचय है उसकी चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एशिया महाद्वीप का जो भौगोलिक उपविभाजन किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि एशिया महाद्वीप विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, सभ्यताओं की जननी है, मानव का जन्म स्थल है। तो एशिया का जो भूभाग है इसका कुछ भौगोलिक उपविभाजन किया गया है। तो इसमें जितने भी देश आते हैं उनको कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में या प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये इसके मुख्य उप विभाजन है। अब इनको हम मानचित्र में देखते हैं। तो जो नॉर्थ एशिया है, उत्तरी एशिया, तो यहाँ जैसे हमने बात की थी, ये यूराल पर्वत है, ये कैस्पियन सागर है और इधर काला सागर, और ये आपका काकेशस, ये इसके मध्य सीमा बना रहे हैं। तो यूराल पर्वत का जो पश्चिमी भाग है पूरा, यूराल से पश्चिम का, वो साइबेरियाई भाग है या एशियाई रूस है। तो यह है संपूर्ण भूभाग उत्तरी एशिया में आता है। दूसरा जो इसका भूभाग है दक्षिणी एशिया, तो ये देखिए साउथ एशिया। तो भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो दक्षिणी एशिया में आते हैं। तो दक्षिणी एशिया में आने वाले देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और उसके साथ एक मालदीव, ये देश दक्षिणी एशिया में पड़ते हैं। बांग्लादेश भी इसमें है। इसके अलावा अगर बात करें पश्चिमी एशिया की, तो जो अरब देश जिनको हम कहते हैं ये सब वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में आते हैं। अब इसमें जो बड़े देश हैं उनमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, ओमान, तुर्की, कतर, यमन, जॉर्डन, इज़राइल, साइप्रस, बहरीन, कुवैत, ये सब पश्चिमी एशिया में आते हैं। इसके साथ ही जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया, तो ये जो भूभाग है ये मध्य एशिया में आता है। अब मध्य एशिया में कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज़्बेकिस्तान। तो जितने भी ये तान वाले हैं लगभग मध्य एशिया में आते हैं। तो इसे मध्य एशियाई क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद में है पूर्वी एशिया। तो ये भाग जो है, जो ब्लू कलर से प्रदर्शित किया गया है, ये ईस्ट एशिया में आता है, पूर्वी एशिया में, जिसमें बड़े देशों में चीन, मंगोलिया है ऊपर, इधर जापान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और ताइवान, ये ताइवान, ये सब पूर्वी एशिया में आते हैं। अब बाकी का जो बचा हुआ भूभाग है ये वाला, ये कहलाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया ही वो जो भूभाग है उसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, लाओस है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है। तो ये सब देश इसमें आते हैं। तो ऐसे एशिया महाद्वीप का जो भौगोलिक विभाजन किया गया है या प्रादेशिक इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें
हमने अभी चर्चा की है। तो एटलस में आप इस मानचित्र को देखें, उसे समझें और अध्ययन करें। तो जैसे ही इस वीडियो को आप देखें तो साथ ही या तो जो राष्ट्रीय मानचित्र एटलस है या ऑक्सफोर्ड एटलस है वो साथ रखें, और साथ साथ मानचित्र के साथ ही अध्ययन अगर करेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की कुछ विशेषताओं की, कि ऐसी क्या विशेषताएं हैं इसमें जो इसे अन्य महाद्वीपों से अलग करती है। तो एक तो मानव जाति का जन्म स्थल है ये, अर्थात इसे मानव जाति का जन्म स्थल माना गया है। मतलब मानव के जो पुरातन जीवावशेष हैं वो यहाँ पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जावा जो इंडोनेशियाई द्वीप है वहाँ मानव की सबसे प्राचीन जो खोपड़ी है उसके अवशेष मिले थे। तो उस आधार पर एशिया महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल भी माना गया है। फिर यहीं से मानव की जो उत्पत्ति हुई और मानव धीरे धीरे इस क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में विस्तृत हुआ या उसने प्रवास किया। जैसे कि टेलर महोदय ने भी अपना जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया है उसमें भी यही माना है कि मानव की उत्पत्ति एशिया में हुई है और मध्य एशियाई भाग से वह अन्य भागों में विचरण किया उसने। और इसी के साथ इस महाद्वीप को मानव सभ्यताओं की जन्म स्थली भी कहते हैं या मानव सभ्यताओं का पालना कहते हैं, कि जितनी भी ये सभ्यताएं हैं उनका विकास इसी महाद्वीप में हुआ है। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, चीनी सभ्यता है, वो इसी महाद्वीप में विकसित हुई। तीसरी इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है यह कि जो मुख्य धर्म है उनकी उत्पत्ति या उनका विकास भी इसी भूभाग पर हुआ है। जैसे जो हिंदू धर्म है उसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, बौद्ध धर्म है इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, जैन धर्म है उसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, इस्लाम और ईसाई इनकी उत्पत्ति भी एशिया महाद्वीप में ही हुई है। साथ ही जो यहूदी है, तो यहूदी धर्म उसकी उत्पत्ति भी एशियाई महाद्वीप में, जो इज़राइल है जेरूसलम वहाँ मानी गई है। तो इस तरह जो मुख्य बड़े धर्म हैं उनकी जन्मस्थली भी ये महाद्वीप है, इसलिए इसको मुख्य धर्मों की जन्मस्थली भी कहते हैं। चौथी जो इसकी विशेषता है वह है विविधताओं का महाद्वीप है। तो इस महाद्वीप में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ धरातल या उच्चावच संबंधी विविधताएं देखने को मिलेंगी, पर्वतीय भूभाग भी हैं, पठार भी हैं, मरुस्थल भूभाग है, नदियों से निर्मित मैदानी भाग हैं। तो इस तरह जो उच्चावच है उसकी दृष्टि से काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलेगी। साथ ही जलवायु में भी विभिन्नता पाई जाती है, मानसूनी जलवायु भी है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है, टुंड्रा जो जलवायु है साइबेरियाई भूभाग में वो भी पाई जाती है, मरुस्थली जलवायु है जो थार का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, इनमें देखने को मिलती है। तो जलवायु की दृष्टि से भी है इस महाद्वीप में काफ़ी विभिन्नता मिलती है। ऐसे ही जो मिट्टियाँ हैं उनमें भी विविधताएँ पाई जाती हैं, कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, चरनोज़्म मृदा है, मरुस्थली मृदा है, लेटेराइट है। तो कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वनस्पति में भी विभिन्नता देखने को मिलती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ सदाबहार वन मिलते हैं, मरुस्थली क्षेत्रों में शुष्क वनस्पति पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति भी पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है, पतझड़ वनस्पति भी मध्य जो मैदानी भूभाग है वहाँ देखने को मिलती है। तो इसी तरह जो
आर्थिक विभिन्नताएं भी इस महाद्वीप में देखने को मिलती हैं कि आर्थिक दृष्टि से भी इस महाद्वीप में समानता नहीं है। इस महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनमें आर्थिक स्तर की अगर बात करें तो काफ़ी अंतर पाया जाता है, जिसमें उद्योग धंधे आ गए, कृषि आ गए, व्यापार की दृष्टि से, तो इस तरह से कई तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और साथ ही जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, जिसमें मानव के रीति रिवाज, भाषा, परंपराएं, धर्म, बोलियां, भोजन, रहन सहन, तो इस तरह की कई तरह की विविधताएं इस महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। इसलिए इस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसी के साथ अगर बात करें कि ये जो विविधताएं हैं, तो इन विविधताओं में भी एकता इस महाद्वीप में देखने को मिलती है। तो जो विषमताओं में एकता देखने को मिलती है, उसमें एक तो जो फसलें हैं, जो भी कृषि फसलें ली जाती हैं, उनमें भी एकता देखने को मिलती है। जैसे कि अगर भारत, चीन, इंडोनेशिया, इनकी बात करें तो इन क्षेत्रों में चावल, चाय, रबर, गन्ना, तंबाकू, इस तरह की कृषि की जाती है। तो इस कृषि प्रक्रिया में समानता है। साथ ही जो मैदानी भाग हैं, तो भारत में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है, वहाँ गेहूं की खेती होती है। ऐसे ही इराक़ में दजला फ़रात का जो मैदानी भाग है, वहाँ भी गेहूं की खेती हो रही है। चीन में हुआंग हो, यांगटीसी कियांग का मैदानी भाग, वहाँ भी गेहूं होता है। तो कृषि की दृष्टि से अब हम कह सकते हैं कि इस महाद्वीप में एकता देखने को मिलती है। धार्मिक विभिन्नता होने के बावजूद भी एकता दिखाई देती है। यहाँ अनेक धर्म, संप्रदाय, भाषाएं व जातियाँ हैं, फिर भी इनकी जो मान्यताएं हैं वो सबकी एक जैसी हैं या एकात्मकता लिए हुए हैं। इसी तरह जो तटीय क्षेत्र हैं या द्वीपीय क्षेत्र हैं, जो प्रशांत महासागर में फैले हुए हैं, उनमें जो भोजन संबंधी जो आदत है उसमें समानता पाई जाती है। कहीं चावल, कहीं मछली। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी तरह की विविधता होने के बावजूद भी इस महाद्वीप में एकता पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप का जो भौगोलिक विभाजन है, जहाँ प्रदेशों में जो बांटा गया है, उसकी चर्चा की कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन से मुख्य देश आते हैं। साथ ही इस महाद्वीप की क्या विशेषताएं हैं जो इसे अन्य महाद्वीपों से अलग करती हैं, उनकी चर्चा की है। आगे के वीडियो में हम अन्य जो एशिया महाद्वीप से संबंधित टॉपिक हैं उनकी चर्चा करेंगे। जय हिंद।